सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान को खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, वैसे तो बहुत सारी खबरें हैं जिन पर आज बात करनी है, लेकिन ज़रा पहले हम इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात करें। ज़ाहिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिनकी मुद्दत मुलाजमत कल ख़त्म हो रही है, कल है 5 दिसंबर, और अब ज़ाहिर है अब इलेक्शन कमीशन के गैर फाल होने का खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि एक हफ्ते के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री और अरकान की तकर्री जो है वो मौक़र की गई है। मुत्तफ़क़ा तौर पर हुकूमत और अपोजिशन ने फैसला किया, क्योंकि आज जब शीरी मज़ारी की सदारत पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ तो इसमें ये बात ज़ेरे गौर आई कल, लेकिन शीरी मज़ारी ने कहा था कि हम जल्द ही, यानी कि आज का दिन उन्होंने कहा था कि हम ऐलान कर देंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी ऐलान कर देंगे कौन होगा और अरकान का भी ऐलान कर देंगे। लेकिन अब ये फैसला किया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान दोनों का नाम एक साथ जो है वो दिया जाएगा। लेकिन जो अपोजिशन है वो चली गई है अदालत और उन्होंने वहाँ पर दरख्वास्त दायर कर दी है। ये है तमाम तर मामला। तो ज़रा पहले इस मामले के हवाले से डिटेल्स ले लेते हैं अकील अहमद से, फिर इस पर ज़रा तफसीलन बात करेंगे। अकील अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। अकील, ये मामला तो मौक़िर हो गया है, ज़ाहिर है अब एक हफ़्ते के लिए टल गया, एक हफ़्ते तक क्या होगा? ज़ाहिर है बड़े मामलात हैं, फॉरेन फंडिंग केस है, फिर अपोजिशन और हुकूमत ने मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला किया, लेकिन जो तहफ़्फ़ुज़ात थे अपोजिशन के वो दूर क्यों ना हुए हैं और वो अदालत क्यों गए? जी बिल्कुल, ये मामला जो है ये काफ़ी जो है गंभीर किस्म का है। आज इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान की जानिब से इस हवाले से एक बयान जारी किया गया है और उसमें वजाहत की गई है कि कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिटायरमेंट के बाद इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर गैर फाल नहीं होगा। अच्छा। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान का ये कहना है कि इलेक्शन एक्ट 2000 जब 15 में बनाया गया था तो इलेक्शन कमीशन के अरकान की कम अज कम तादाद जो फैसला कर सकती है वो 3 थी, लेकिन उसके बाद इसमें तरमीम कर दी गई है। और अब कल अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब रिटायर हो जाएंगे उसके बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन मेंबर पंजाब अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी जो है वो कायम मुकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो ओहदे का है वो हलफ उठा लेंगे। तो तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना था कि इस हवाले से मीडिया में जो है गलत खबरें ये फैलाई जा रही हैं कि कल जो है इलेक्शन कमीशन गैर फाल हो जाएगा और तमाम मामला रुक जाएंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिटायरमेंट के बाद जब तक नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर नहीं होता तब तक मेंबर पंजाब अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी कायम मुकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे पर तैनात रहेंगे और इलेक्शन कमीशन के जो तमाम मामला हैं, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिटायरमेंट के बाद भी उनके 2 मेंबर जो है वो अभी यहाँ पर मौजूद हैं, तो इलेक्शन कमीशन में कोई गैर फाल होने का तासुर जो है गलत है। तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन का आज जो है वो ऑफिशियल बयान आ गया है और इस तमाम जो है वो इसकी तरदीद कर दी गई है। इसी हवाले से रहबर अपोजिशन की रहबर कमेटी का गुज़िश्ता रात इजलास हुआ जिसमें ये एक तजवीज़ सामने रखी गई JUI से और नून लीग की जानिब से कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाए। तो रात रहबर कमेटी इजलास में पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा थे नैयर बुखारी और फरतुल्लाह बाबर, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की सख्ती से मुखालिफत की और उन्होंने कहा कि ये एक आईनी जिम्मेदारी है और ये पार्लियामान की जिम्मेदारी है। तो अगर हम चीफ की तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मामला भी सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे तो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना था कि फिर हम अपने बाजू खुद जो है वो काट रहे हैं। कल हम किसी और से गिला नहीं कर सकेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी ताकत ले ली है, किसी और इदारे ने ले ली। तो पीपल्स पार्टी की जानिब से कल रात को इस तजवीज़ की जो है सख्ती से वो मुस्तरद की गई थी और ये फैसला किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जाएगा और जो पार्लियामेंट में पार्लियामानी कमेटी काम कर रही है उसके सामने पेश होकर तमाम जो है वो हुकूमत और अपोजिशन मिलकर एक वो उसमें मुतफ़िक़ा तौर पर अफगान की तैनाती कर लेंगे। जिसके बाद आज पार्लियामानी कमेटी का इजलास हुआ तो उसमें ये फैसला किया गया है कि एक हफ्ते तक जो है पार्लियामेंट जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके अरकान की तैनाती का मामला मौखर किया जाएगा। ठीक है। शीरी मज़ारी का ये भी कहना था कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इस मामले पर जो है वो इत्तेफाक राय हो गया है, एक हफ्ते के अंदर ये मामला तय हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अकील अहमद, आप बड़ा डिटेल हमें बता रहे थे। जाहिर है और ये सूरत हाल तो सबके सामने है, आवाम के सामने, लेकिन तर्जुमान इलेक्शन में कि तासुर गलत है, मीडिया पर गलत बताया जा रहा है। बाकी टेक्निकली यही मामला है। कुछ टेक्निकल मामला पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अफजल खान साहब। बहुत शुक्रिया अफजल साहब, आपने हमें वक्त दिया। सर, ये टेक्निकल चीज़ें हैं, ज़ाहिर है आपसे बेहतर कौन बता सकता है। जब इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ये कहते हैं कि बात मीडिया पर गलत रिपोर्ट हो रही है कि कल से इलेक्शन कमीशन गैर फाल हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है और ये मामलात अब कोई और देखेगा, तो सर वाकई ऐसा ही है, ये गलत खबर है? ये
बात इन्होंने सच भी की है और सच्ची नहीं भी है। मैं भी आपको बताता हूँ कि कुछ अरसा पहले कासिम सूरी साहब की अदालत ने ये इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिफिकेशन डी नोटिफाई कर दिया था जी, और सुप्रीम कोर्ट ने उनके ख़िलाफ़ इमीडिएटली वो फैसला रिटर्न कर दिया था। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह बेसिकली ये थी कि इनके 5 मेंबरान नहीं थे वहाँ पे। बात यह है कि कोई वफात हो जाए या कोई रिटायर हो जाए या कोई बाहर चला जाए तो कारखाना कुदरत चलता रहता है। ये नहीं कि वो कारखाना रुक जाता है। इलेक्शन कमीशन इस तरह गैर फ़ाल नहीं होगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन किसी बंदे को नोटिफाई नहीं कर सकेगा, बाई इलेक्शन नहीं कर सकेगा, और जो भी इलेक्शन या जो भी इकदाम करें वो जो ही बड़ी कोर्ट में उसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाए तो वो उसको मुअत्तल कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि वो फ़ाल नहीं है, वो गैर फ़ाल है। दूसरी बात यह है कि ये बड़ी अफसोस की बात है कि मुझे इमरान खान से ये तवक्को थी और है कि वो तो एक बड़ा फास्ट बॉलर था। फास्ट बॉलर के साथ साथ उसमें इनिशिएटिव था, उसमें ब्रेवरी थी, उसमें बोल्डनेस थी। तो इतनी देर क्यों लगी कि 11 महीने उन 2 मेंबरान को लगे? और अभी जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर कल नहीं, एक्चुअली 6 तारीख को 7 तारीख को बेसिकली गैर फ़ाल हो जाएगा। बात यह है कि ये 7 घंटे का काम नहीं है, 1 घंटे का काम है। इसलिए कि पहले समिया और आज के हालात में बहुत फ़र्क है। पहले अपोजिशन इक़्तिदार में थी, वो इक़्तिदार में रहकर, लेकिन अफजल साहब हालात में फ़र्क कैसे है? देखिए ना, अपोजिशन में चेहरे तो नए हैं लेकिन अपोजिशन तो वही है। अगर अपोजिशन ये मामला नहीं हल करना चाहती, अगर मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, तो फिर हुकूमत अकेले क्या करेगी? नहीं, हुकूमत से ज़्यादा इस वक्त अपोजिशन को ज़रूरत है कि वहाँ पे इलेक्शन कमीशन को पावरफुल और न्यूट्रल किया जाए। और इस वक्त अपोजिशन बेहतरीन इस मोड़ पर आ गई है कि वो गवर्नमेंट को ये कह सकती है कि आपने कहा था कि हम न्यूट्रल एम्पायरिंग लेकर आएंगे इलेक्शन कमीशन में। बात यह है कि इस वक्त हमारा इलेक्शन कमीशन जो है वो, मैं अफसोस से कहता हूँ कि वो इस वक्त अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और भारत से तो उसका मुकाबला ही नहीं किया जा सकता, बहुत कमज़ोर है। इस वजह से नहीं कमज़ोर कि उसके पास इख्तियार नहीं है, इस वजह से कि वहाँ पे ऐसी बोल्ड लीडरशिप नहीं है, वहाँ पे ऐसे बोल्ड किरदार नहीं है जो जिनके पास इख्तियार है किसी को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, इलेक्शन के मैदान से उसको निकाल सकते हैं। बात यह है कि आपने देखा NA 120 में कितना पैसा खर्च हुआ। इलेक्शन कमीशन अगर एक नोटिस भेजती कि आप ये खराजात कम कर दें या ख़त्म कर दें वरना हम आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, आप यकीन माने वहाँ पे वो पैसे की रेल पेल रुक जाती। बात यह है कि पैसे के जो इसमें इस्तेमाल है इंतखाबात में, इस पैसा किसके पास है? पैसा तो 0 अफजल साहब, ये जो बहस है ना जो अभी हम आज कर रहे हैं, ये कई दफ़ा आप मेरे प्रोग्राम में आ चुके हैं और अब कई दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन उस तरह काम ही नहीं कर रहा, इस तरह उसको काम करना चाहिए। बड़े अहम मामला होते हैं जो इलेक्शन कमीशन, ये वो इदारा है जो बड़ा अहम इदारा है। अगर यही अगर होते हुए भी गैर फ़ाल हो, होते हुए भी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी ना करे, तो ये तो पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान लग जाएगा। समिया रिजवान, अभी ये बहुत शानदार मौका है हुकूमत के लिए भी, इसलिए कि इसमें कोई शक नहीं है कि भुट्टो के बाद इमरान खान इज़ अ पॉपुलरली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। उसको वोटों की, उसको रिगिंग की ज़रूरत नहीं है और ना वो रिगिंग और बदमाशी और गुंडागर्दी पे वजारत उज़्मा या कोई भी सीट लेगा। तो इस वक्त अपोजिशन को ऐसे लोग चाहिए कि वो इस तरह के लोग हों, स्पॉटलेस, मलक कयूम जैसे लोग नहीं। अब उनको मलक कयूम नहीं चाहिए, अब उनको ऐसे कैरेक्टर चाहिए जो हुकूमत का प्रेशर भी बर्दाश्त कर सके और अनड्यू फेवर ना गवर्नमेंट को दे ना अपोजिशन को दे। वो जो न्यूट्रल एम्पायरिंग की जो बात की थी इमरान खान ने, उसी बात पे स्टिक करते हुए देखिए अब तक पिछली 10 साल की हुकूमतों में जो ऑनेस्टी थी, इंटेग्रिटी थी, वो डिस्क्वालिफिकेशन थी। लेकिन अब चूंकि इमरान खान ने ये कहा है तो अभी वो इमरान खान को इस चीज़ पे आजमाएं कि मैन ऑफ इंटेग्रिटी को लेकर आएँ और वहाँ पे, ताकि आने वाले इंतखाबात में उनको दोबारा गिला करने की ज़रूरत नहीं। अभी जो धरना हुआ उन्होंने कहा जी हम इंतखाब चाहते हैं। मैंने कहा कि पहले तो इंतखाब से पहले आप इलेक्शन कमीशन को ऐसा बनाएं कि जिसके ऊपर कल आपको भरोसा हो, वरना आप कल दोबारा हार जाएंगे, फिर आप कहेंगे कि फिर
अब दोबारा इलेक्शन कराएं। इलेक्शन बार बार मैं कहता हूं कि होने चाहिए इलेक्शन बार बार करने से, लेकिन जब वो इलेक्शन का कारखाना आपका न्यूट्रल हो। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं समिया, कि मैं प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर था केपीके में, और मैंने वहाँ दर्जनों बाई इलेक्शन कराए। मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे चूंकि ना मैं हुकूमत की फेवर करता था, ना मैं अपोजिशन की फेवर करता था, ना मैं उसको डिसफेवर करता था, ना मैं दूसरे को, तो वो मेरी न्यूट्रलिटी की वजह से हारने वाला भी मुतमईन था कि मुझे वोट ही नहीं पड़े तो मैं कैसे जीता। अच्छा। और जीतने वाले को भी इत्मीनान होता था, कोई लिटिगेशन नहीं होती थी। बात यह है कि जब आपका इलेक्शन कमीशन पावरफुल हो, और वो कहते हैं कि वो जो एक्शन है ना, वो आवाज से उससे ज्यादा लाउडर होने चाहिए, और वो लेकिन अफजल खान साहब, अभी जो मामला है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री का है। फॉरेन फंडिंग केस है, आप भी जानते हैं, तमाम जमातों के इसमें चल रहे हैं, और ये मामला बड़ा आम है। अपोजिशन तो एतमाद नहीं करती, वो तो ये ले गई है मामला अदालत, तो वो ये कहती है कि भाई हमें तो एतमाद ही नहीं है, और ये तो बड़ा आईनी बहरान पैदा हो जाएगा। ये आर्टिकल 213 की बात करें तो सर ये क्या है? और दूसरी बात ये है कि इस तरह कैसे मामला हल होते हैं? बात यह है कि उन्होंने अच्छा भी किया कि अदालत में ले गए कि यहाँ पे जो इमरान खान की हुकूमत है इसमें काम मैंने देखा है बदकिस्मती से। मैंने उनको सपोर्ट भी किया है, आपको मालूम है, मैंने इनको वोट भी किया है, हमें ये बदकिस्मती से लेकिन बात यह कि एक साल में ये डिसीजन नहीं ले सकते। जो बात यह कि अल्लाह ताला कहता है इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, जो तवक्कल करता है मैं उनके साथ प्यार करता हूं, और वो ही लीडर होता है जो इनिशिएटिव लेता है। बात यह है कि ये कहा जा उनके कमज़ोर उसकी टीम है, लेकिन वो टीम उसने खुद सेलेक्ट की है, उसमें हमारा या आपका कोई कसूर नहीं है। बात यह है कि क्या वजह है कि 11 महीने तक वो नहीं, और फिर जो आर्डर हुए भी वो उन्होंने अभी ये पिछले 2-4 साल पहले उन्होंने ये तरमीम लाई थी। उस तरमीम के मुताबिक उन्होंने कहा था कि जी अब ये आइन के मुताबिक अपोजिशन और गवर्नमेंट मिल के ये फैसले करेंगे। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था उन्होंने उससे इसीलिए वो नहीं लिया कि भाई तुमने अपोजिशन के साथ या जो भी आइन के मुताबिक आपने वो कार्रवाई नहीं की। और अदालत में जब बात गई तो अदालत ने भी उन्हें ये कहा, और 5 कल उनकी आखिरी तारीख है जी। कल तक इनको, और मुझे यकीन है कि आज रात को ये तीनों नाम फैसला हो जाएंगे। और ये जो मजीद, लेकिन सर ये तो मामला मौखर हुआ है ना एक हफ्ते के लिए। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अकीम की जो बात होगी वो एक साथ होगी। मैं ये कहता हूं कि ये शर्मनाक बात है। एक हफ्ता देखो, जो 11 महीने में नहीं हल हो सकता फिर वो एक हफ्ते में क्यों हल हो सकता है? मैं कहता हूं कि वो 1 घंटे में हल हो सकता है। इनमें से जितने नाम आए हुए हैं मैन ऑफ इंटेग्रिटी को देखें, जैसे एक अब्दुल्ला साहब हमारे सूबा सरहद के चीफ सेक्रेटरी थे, भगवान दास टाइप के कैरेक्टर वाले लोग, स्ट्रांग कैरेक्टर लोग, जिनमें की सलाहियत हो, काबिलियत हो, गलत काम के लिए ना और अच्छे काम के लिए यस, इस तरह के लोग हमें चाहिए। और इलेक्शन कमीशन को ये बाख्तियार बनाने का और बेहतरीन बनाने का पहला मौका है। और मैं ये कहता हूं कि इस मौके से उनको फ़ायदा उठाना चाहिए, अपोजिशन को भी और गवर्नमेंट को भी, कि इलेक्शन कमीशन में ऐसे लोग लाए जाएं जिनके ऊपर कोई बेदाग जो जिनका माजी हो, और ऐसे लोग बहुत हैं हकीकतन। लेकिन वो अपना सीवी लेके इनके पीछे फिरेंगे नहीं, इनको जरूरत पड़ेगी कि वो उनके घर। अच्छा अफजल साहब, जरा मैं नामों के हवाले से बता दूं नाज़रीन को, जरा नामों पर भी डिस्कशन करते हैं, क्योंकि अब शहबाज शरीफ ने जो खत लिखा था वज़ीर आज़म को, उन्होंने 3 नाम तजवीज़ किए थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए, जिसमें नासिर महमूद खोसा, जलील अब्बास जिलानी और इखलाक अहमद तारड़ के नाम थे। वज़ीर आज़म ने जस्टिस नूरुल हक कुरैशी, अब्दुल जब्बार कुरैशी, और बलूचिस्तान के लिए उन्होंने डॉक्टर फैज़ मोहम्मद काकड़, मीर नवीद जान बलोच और अमानुल्लाह बलोच के नाम तजवीज़ किए थे, या अरकान के नाम थे जो वज़ीर आज़म ने तजवीज़ किए थे। इसी तरीके से जो 2 अरकान थे जिनकी तकर्री करनी है और जो इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के साथ ही होगी, उसके लिए शहबाज शरीफ ने जो नाम तजवीज़ किए थे बलूचिस्तान से, उन्होंने कहा था कि शाह महमूद जतोई एडवोकेट और साबिक एडवोकेट जनरल मोहम्मद रऊफ़ अता और राहिला दुर्रानी, जबकि सिंध के लिए उन्होंने निसार दुर्रानी और जस्टिस अब्दुल रसूल मेमन और औरंगज़ेब हक के नाम तजवीज़ किए थे। तो ये सर जो नाम है, अब ज़रा इस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। अभी आपने खुद कहा कि जो लोग होते हैं ज़ाहिर है उन लोगों का भी तो देखना पड़ता है कि वो कितने बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। इन नामों पर आपका क्या मौक़िफ़ है? बात यह है कि इनमें से जो लोग हैं मैं इनको ज़ाती तौर पे जानता नहीं हूँ, वरना मैं बेलाग तबसरा करता, मैं आपको बताता। लेकिन अच्छा। देखिए वो जो कहते हैं कि
इश्क ते मुझ छुपाए नहीं छुपता। जो आपने ज़िंदगी गुजारी होती है, आपके दोस्त और दुश्मनों को आपकी खूबियों और खामियों का पता होता है। हाँ। मैं कहता हूँ कि फरिश्ते तो कोई नहीं है, परफेक्शन तो कोई नहीं है, वो इनमें से अच्छा है और उसमें वो जिगर है, उसमें तिल्ली है, उसमें हौसला है कि वो गवर्नमेंट को ना कर सके या पावर। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब गवर्नमेंट या दीगर इदारों को पता होता है कि आपने सिर्फ सीधे रास्ते पे चलना है, तो अल्लाह की कसम कोई आपको अप्रोच ही नहीं करता। मेरे पास इतने इंपॉर्टेंट वो रहे हैं, मैं ये पार्लियामेंटेरियंस की डिग्रियाँ और तालीमी एजुकेशन चेक किया करता था। लोगों को पता था कि अफजल खान ना रिश्वत लेता है और ना प्रेशर में आता है। वल्लाह मुझे सिर्फ इतना तो कहा गया कि जी ये तारीख हम हर मंडे को वो उसकी हेयरिंग करते थे, इतना सिर्फ कहा गया। वो तो मुझे जिसने भी कहा कि मैं इस मंडे को फारिग नहीं तो अगले मंडे को हेयरिंग कर लें। हकीकतन बात यह है कि ऐसे लोग बहुत मौजूद हैं हमारे माशरे में। अब तक तो उनकी कदर नहीं थी, लेकिन अब उनकी हुकूमत को भी चाहिए कि वो ऐसे लोग लेकर आए, इसलिए कि उनका मैंडेट था। और अपोजिशन को ज़रूरत है उन लोगों की जो स्ट्रांग हेडेड, ताकि एतराज़ात ख़त्म हो ना। ये हर वक्त के जो एतराज़ात हैं कि ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ने काम नहीं किया, इंतखाबात जो हैं वो ठीक नहीं हुए। पॉइंट टेकन। हमें ज्वाइन करें राना ताहिर साहब से, तज़ियाकार हैं, उनका भी तज़िया शामिल करते हैं। राना ताहिर साहब, सिचुएशन आपके सामने है। कल तक श्री मज़ारी साहिबा कह रही थी कि आज हम ऐलान कर देंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, लेकिन आज ऐलान तो क्या, इस बात मुत्तफ़िक़ हुई अपोजिशन और हुकूमत के भाई एक हफ्ते बाद ऐलान करेंगे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ 2 अरकान का भी ऐलान करेंगे। ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है इसकी? देखिए सुमैया, बात ये है कि ये जो इलेक्शन कमीशन है, ये जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से लेकर आज तक जितने भी इंतखाबात हुए हैं, हारने वाले जो हैं वो किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई धांधली के इल्ज़ामात लगाते आ रहे हैं। ख़ास तौर पे आप देखें कि इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन है, इसने 2018 के इंतखाबात करवाए। उन इंतखाबात के फ़ौरन बाद पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी इंतखाबात में धांधली हुई है। और वही JUI, वही मौलाना फजल रहमान जो कहते हैं इंतखाबात में धांधली के खिलाफ वो आए हैं मार्च करने के लिए, वही फजल रहमान साहब अब ये मुतालबा कर रहे थे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मौजूदा जो है सरदार रज़ा साहब, इनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जाए। यानी यहाँ पे एक अजीब तजाद पाया जाता है हमारी सियासी क़यादत में कि भाई एक तरफ तो आप कहते हैं कि इस इलेक्शन कमीशन ने जो मुनसिफाना इलेक्शन नहीं कराए 2018 के, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि ये जो फॉरेन फंडिंग के हवाले से केस है, इसके फैसले के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जाए। यानी देखिए, मैं आपको बताऊँ, हमारे सियासतदान जो हैं ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इन जिस तरह ये चलाएं उस तरह चले। अच्छा, पाकिस्तान में जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि ना सिर्फ एक ईमानदार और दयानतदार आदमी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, बिल्कुल सुमैया, उसके साथ साथ उसका बहादुर और जुर्रतमंद होना भी ज़रूरी है। देखें, ये इलेक्शन कमीशन के जब इंतखाबात का ऐलान हो जाता है शेड्यूल का, तो पूरी इंतज़ामी मशीनरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मातहत आ जाती है। जी राना साहब, अगर बंदा वहाँ पे सही हो, इस कौम के साथ क्या मजाक किया गया 2013 में कि फखरुद्दीन जी इब्राहिम एक शरीफ आदमी चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। ये बात सबके सामने आ चुकी है, रिकॉर्ड पर है, कई दफा मीडिया में भी आ चुकी है कि नादरा हेडक्वार्टर में जनरल अशफाक परवेज कियानी साहब की जस्टिस फखरुद्दीन जी इब्राहिम से 2.5 घंटे मुलाकात होती है। और जब उसके बाद जनरल अशफाक परवेज कियानी साहब कहते हैं मैं रुखसत चाहता हूं उनसे सलाम लेते, ये मामला तो है हमारे सामने राना ताहिर साहब। पॉइंट टेकन सर, यही तो असल सवाल हम उठा रहे हैं। ज्वाइन करें लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, बहुत शुक्रिया आपका अमजद शुएब साहब, आपने वक्त निकाला। सर, ये जो मामला चल रहे हैं अभी हम देख रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री का मामला था, इसको लिंगर ऑन किया जा रहा है। अब ये मामला 1 हफ्ते के लिए मौखर हुआ है। यही वो इलेक्शन कमीशन, वो इदारा है जो कि तमाम तरह मामला देखता है। अगर वो गैर फाल कहते हैं तर्जुमान इलेक्शन कमीशन, नहीं होगा इससे भी, तब भी तो मामला लटक रहा है। लटकाने वाली हुकूमत और अपोजिशन है, और यही लोग इल्ज़ामात भी लगाते हैं इलेक्शन कमीशन पर। सर, आप क्या तबसरा करेंगे? देखिए, अभी राना साहब ने जो बातें की वो बिल्कुल दुरुस्त हैं कि इतना बड़ा तजाद इन लोगों में और इनके अमल में है, जिसकी वजह से ये सारा सिस्टम जो जमूत का शिकार और वो इन्हीं लोगों का होस्ट जो रह जाता है। मुल्क के लिए या आवाम के लिए सोचना तो बड़ी दूर की बात है, अपनी ज़ात से आगे बढ़ते ही नहीं है। अब इसमें
इतना बड़ा क्या इशू है कि आप किसी के ऊपर आप इत्तफाक राय नहीं कर सकते, सिटिंग में ये हो जाता। क्या ये एक दूसरे के ऊपर मुसल्लत करना चाहिए अपने वफादार लोग? मुझे तो ऐसा नजर नहीं आता, लेकिन लेट से हो भी तो इक्का दुक्का किसी आदमी को छोटा मोटा अगर आपका है इख्तलाफ तो वो वहां बैठ के तय हो जाना चाहिए। ये हमारा अलग है कि हम चाहते हैं कि अगर नैब पर हमने कोई लाना है वहाँ पे नैब का चेयर तो वो हमारी तरफदारी का हो। अगर हमने इलेक्शन कमीशन में लोग अपॉइंट करने हैं तो वो भी वो हैं जिनसे हम काम करा सकें। इनसे हटके और लोग दुनिया में मौजूद नहीं है। फिर एक और बड़ी बात है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का जो काम है ये एक ऐसा टेक्निकल काम है कि इसके लिए ऐसे लोग चाहिए जिनको कुछ ना कुछ तजर्बा हो, सूझबूझ हो इस काम की। आप उसकी बजाय किसी ब्यूरोक्रेट को पकड़ के ला रहे हैं, किसी को ला रहे हैं जो कि काम को फिर बाद में वो पूरी तरह सही तरह अंजाम भी नहीं दे सकते। तो मेरा ख्याल है कि लोगों के तजर्बे पे उनके अपने जो आप कह लीजिए कि प्लस और माइनसेस हैं उनको सामने रखते हुए सारी लिस्ट बना के आप उससे फैसला कर सकते हैं, बजाय इसके कि ये आपकी कोशिश हो कि मैं किसी तरह उस शख्स को अंदर घुसाऊं जिससे मैं अपने मतलब का काम ले सकूं। ये वो नीयत का फतूर है जिसकी वजह से आप किसी एक नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे कर सकते, जो बड़ा जुल्म है, बड़ी ज्यादती है। बड़े जुल्म है, सही कह रहे हैं आप सर। पॉइंट टेकन सर। उस एक नुक्ते पे इत्तेफाक नहीं करते। बिल्कुल सही सर, आपने बिल्कुल सही नुक्ता उठाया है शोएब साहब। पॉइंट टेकन। ब्रेक नाज़रीन प्रोग्राम में, और अफजल खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त निकाला। ब्रेक के बाद आएंगे तो मजीद भी कुछ खबरें हैं, मामलात हैं जिन पर हम जरा बहस करेंगे। इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।